डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट जो है थ्योरम है कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, और उसका नाम है कॉची थ्योरम। अब ये कॉची थ्योरम कुछ और नहीं बल्कि ये लाइन इंटीग्रल जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो पढ़े थे किसी लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में, कि ये कोई आपका कॉम्प्लेक्स जो है नंबर है और ये कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये हमने समझाया था। और समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, या आप देख लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखे हैं तो भी ऐसा नहीं है कि आज के लेक्चर में आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। बस इसको 1 मिनट में समझ जाइए। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि कोई भी लाइन है और इसके पर्टिकुलर पॉइंट्स गिवन है, तो सिंपल जो भी फंक्शन है एफ ऑफ जेड डी जेड लाइन इंटीग्रल में होगा। जब यही आप डबल इंटीग्रेशन करते हैं तो सरफेस इंटीग्रल हो जाता है, ट्रिपल करते हैं तो वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाता है, लेकिन हम उधर तो जा नहीं रहे, अभी तो लाइन इंटीग्रल पर ही है। और चूंकि यहाँ पर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों है, इमेजिनरी नंबर है, तो रियल को एक बार डी एक्स के फॉर्मेट में मतलब यू डी एक्स भी डी एक्स आएगा और यू डी वाई भी डी वाई। तो डी वाई वाला क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो दोनों जो है यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप जो है हमने बताया था कि डी एक्स मतलब यू डी एक्स यू डी वाई, यू डी एक्स और यू डी वाई आई के साथ क्यों आ गया है हमने बताया था, क्योंकि यहाँ पर आप इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आई एक ऑलरेडी है और डी वाई में एक आई और आएगा, तो आई और आई मिल करके जो है आई स्क्वायर होता है और उसका वैल्यू होता है -1। तो सो यहाँ पर भी डी वाई आ गया है, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, यदि कहीं ज़रूरत पड़ता है तो, और पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कॉची थ्योरम जो है बेसिकली ये कहता है, कॉची थ्योरम की यदि हम बात करते हैं तो कॉची थ्योरम पहले हम देख लेते हैं। कॉची थ्योरम ये कहता है कि इफ एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन and f dash of z is continuous at each point within and on a closed curve C, है ना। देन जैसा कि अभी हमने बताया, देन f ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या होता है, 0। अब यहाँ पर यदि आप लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि आप लिखते हैं f ऑफ जेड इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आई भी ऑफ एक्स वाई, ठीक ना। एंड नोटिंग दैट कि यहाँ पर डी जेड इक्वल टू क्या होता है आपका डी एक्स प्लस आई डी वाई होगा, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या होगा एक्स प्लस आई वाई, जिसको शुरू से हम लोग देखते आए हैं, एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे आप एफ ऑफ जेड डी जेड की, ठीक ना, फॉर गिवन कर्व सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी और यहाँ यू डी एक्स, ठीक ना, माइनस भी डी वाई एक प्लस आई और इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स प्लस यू डी वाई, ठीक ना, फॉर कर्व सी, ठीक ना। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं सिंस एफ डैश ऑफ जेड इज
continuous, therefore del u by del x, del u अपन क्या del y एंड del v अपन del x और del v अपन del y आर also continuous in the region D, ठीक है। अब ये D क्या है, कोई रीजियन है फॉर कर्व C, ठीक है, कोई कर्व C है, उसी के अंदर ये जो है, अब यहाँ पर एफ एस जो है, यही जो आपने तोड़ा है एफ ऑफ जेड डी जेड, और इसका इंटीग्रेशन ग्रीन थ्योरम के हेल्प से, ठीक है ना, ग्रीन थ्योरम जो लाइन इंटीग्रल का है वो आप लगा सकते हैं। तो बेसिकली वह क्या हो जाता है, डबल इंटीग्रेशन, और डबल इंटीग्रेशन में आपका क्या आ जाता है, ग्रीन थ्योरम आप वेक्टर कैलकुलस में पढ़ चुके हैं, वहाँ आप देखे होंगे, तो वहाँ से आप फॉर दिस रीजियन आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल वी अपन डेल एक्स प्लस डेल यू अपन क्या डेल वाई, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई प्लस आई इमेजिनरी नंबर, और यहाँ पर फॉर द रीजियन डी अगेन डेल यू अपन डेल एक्स माइनस क्या डेल वी अपन डेल वाई, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स डी वाई, ठीक ना। अब यहाँ पर चूंकि एफ ऑफ जेड इज बीइंग एनालिटिक, ये एफ ऑफ जेड जो है क्या है, एनालिटिक है, इट इज एनालिटिक फंक्शन, एंड यू एंड वी जो है आपका दैट मस्ट हैव टू सेटिस्फाई दी कॉची रीमन इक्वेशन। कॉची रीमन इक्वेशन क्या है, आपको याद हो तो ठीक है, अदरवाइज जो है मैं एक मिनट में आपको दिखा दूं, कहीं ना कहीं हमारे पास होगा। कॉची रीमन इक्वेशन ये आपके पास रहा कि डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपन डेल वाई, डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपन डेल एक्स। इसको हमने लेक्चर नंबर 261 में प्रूफ भी किया है, लेक्चर नंबर 261 में हमने इसको प्रूफ भी किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉची रीमन इक्वेशन से डबल इंटीग्रेशन जो है करेंगे तो ये एफ ऑफ जेड डी जेड जो है क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। दैट मीन्स कि जो आपका कॉची रीमन इक्वेशन है आर प्रिसाइजली द कंडीशन फॉर टू रियल इंटीग्रल, ठीक है ना, एंड हेंस फोर्थ द गिवन कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर यदि आप रखेंगे डेल वी अपन डेल एक्स, डेल यू अपन डेल वाई इक्वल टू क्या था माइनस डेल वी अपन डेल एक्स, तो ये जीरो, और डेल यू बाई डेल एक्स क्या होता है डेल वी अपन डेल वाई, तो ये भी जीरो। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा तो आ गया जीरो। कहने का मतलब क्या है कि कॉची रीमन इक्वेशन आर वेरी मच प्रिसाइजली द कंडीशन फॉर टू रियल इंटीग्रल्स ओनली, एंड इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, हेंस द लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन which is analytic in a given region is independent of the path joining any two points। तो इसको हम जो है स्टार मार्क करके लिखना चाहेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, इंटीग्रल ऑफ क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड which is analytic in the given region, कोई रीजन मान लीजिए यहाँ जो हमने डी लिया था, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इज independent from the path joining any two points of D,
ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डी। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो ये पार्ट था। दूसरा पार्ट ये कहता है, जब कॉची थ्योरम को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना, कॉची थ्योरम को ये यहाँ पर एक चीज़ और लिख देते हैं, यूजिंग कॉची रीमैन इक्वेशन, ठीक है ना, कॉची रीमैन इक्वेशन से ही ये डी जेड इक्वल टू 0 आएगा। अब सेकेंड पॉइंट जो इसमें आ रहा है वो ये आ रहा है कि कॉची थ्योरम को यदि हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना, दैट मीन्स यू कैन से एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम, एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम, दैट मीन्स ये कहता है कि इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन, गिवन रीजन जो है डी है, ठीक है ना, बिटवीन टू सिंपल क्लोज्ड कर्व, बिटवीन टू सिंपल क्लोज्ड कर्व, बिटवीन टू सिंपल क्लोज्ड कर्व, और ये क्लोज्ड कर्व का कुछ नाम आप दे दीजिए C एंड C1, देन यू कैन राइट हियर f ऑफ z dz C के लिए विल बी इक्वल टू C1 के लिए भी आपका f ऑफ z dz क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। और वही चीज़ को हम यहाँ पर भी लिखे हैं कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको प्रूफ करना हो तो आप कई तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना, कि जहाँ पर पाथ इंडिकेटेड हो, ठीक है ना, पाथ इंडिकेटेड नहीं हो, ठीक है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई आपका जो है पाथ है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये एक क्लोज्ड कर्व है, ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है, ये रीजन डी है, और ये कर्व आपका क्या है, C1 है, ये कर्व आपका C है, और ये जो है आपका कोई पॉइंट जो है A है, ये कोई पॉइंट B है, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ गया है, या और भी कोई आपका पार्ट है, जैसे आपका मान लीजिए ये कोई आपका कर्व है, आपका इस तरह का कोई भी एक कर्व है, लेकिन कर्व कौन सा है, ध्यान रखिए क्लोज्ड कर्व है। अब इसमें मान लीजिए कोई कर्व C1 है, ये कर्व आपका C2 है, ये कर्व आपका C3 है, और ओरिजिनल कर्व C है, ठीक है ना। इस तरह से कैसे कितना सारा परम्यूटेशन कम्बिनेशन बनेगा, कोई पॉइंट A है, B से शुरू हुआ है, ठीक है ना, और A से ये जा करके L तक जाता है, इधर मान लीजिए कोई पॉइंट M है, ठीक है ना, इधर जाते जाते कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q है, ठीक है ना। तो इस तरह से कर्व है, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको यदि ब्रेक करना हो तो आप कहीं से भी निकालेंगे f ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, यही तो अपना कहना था। अब इसको प्रूफ करना हो तो आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो किसी का भी, ठीक है ना, आप निकालिए, देखिए यहाँ पर इसी के जैसे हम निकालते हैं, तो कर्व AB, पहले AB के लिए ले लेंगे क्या, f ऑफ जेड डी जेड, प्लस C1 के लिए क्या, f ऑफ जेड डी जेड, प्लस कर्व जो है आपका B से A के लिए f ऑफ जेड डी जेड, प्लस कर्व C के लिए, कर्व यहाँ पे सॉरी C, f ऑफ जेड डी जेड क्या हो गया, 0, क्लोज कर्व के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये कर्व, ये आपका ये AB और BA दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, दैट कैन बी कैंसिल्ड आउट, तो अब कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, C1 f ऑफ जेड डी जेड, और ये क्या हो गया, C
एफ ऑफ जेड डी जेड, होगा कि नहीं। अब रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंटीग्रल अराउंड C1 एंड ट्रांसपोजिंग व्हाट यू कैन गेट, दैट मीन्स कि वी कैन चेंज द डायरेक्शन, ठीक ना। हम लिख भी देते हैं रिवर्सिंग द डायरेक्शन, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंटीग्रल अराउंड, ठीक है ना, अराउंड गिवन कर्व C1, यही है ना C1, ये C1 और C दो लिए हैं, अराउंड C1 एंड ट्रांसपोजिंग वी गेट, क्या हमें मिलता है आपका ये C एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू C1 और ये क्या हुआ एफ ऑफ जेड डी जेड, ईच इंटीग्रेशन बिंग टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो इस तरह से नंबर ऑफ इफ C1 C2 C3 C4 एंड बी द नंबर ऑफ क्लोज्ड कर्व, ठीक है ना, इफ C1 C2 C3 and so on be any number of closed curve within C, then C f of z dz equal to C1 और f of z dz प्लस C2 f of z dz एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट जो आपको समझाना था इसमें यही था कि कोई भी इंटीग्रेशन है किसी भी कर्व के अंदर है तो उसकी इंटीग्रेशन सेम होगी, जो कॉची थ्योरम का एक्सपांसन था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये कॉची थ्योरम में जो आपने पढ़ा अभी, ठीक है ना, कॉची थ्योरम में जो आपने पढ़ा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर अब देखें थोड़ा सा, तो इसको अब देखेंगे तो क्या आपको मिलता है, कॉची थ्योरम एक पार्ट था, अब इस कॉची थ्योरम के ऊपर कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे। कॉची इंटीग्रल फार्मूला जब लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कॉची इंटीग्रल फार्मूला। कॉची इंटीग्रल फार्मूला में ये कहता है कि यदि f ऑफ z इज एनालिटिक, क्या है, इफ f ऑफ z इज एनालिटिक विदिन and on a closed curve and if a is any point within C, then f of a, अब f of a क्या लिख सकते हैं आप, f of a is equal to 1/2 pi I और इंटीग्रेशन ऑफ c f of z dz अपन z माइनस a, ठीक है, f of z dz अपन z माइनस a। अब यहाँ पर f of z अपन z माइनस a जो है आपका, ठीक है ना, विच इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स विदिन द गिवन कर्व C, विदिन द गिवन कर्व C एक्सेप्ट एट z इक्वल टू a, z जो है a के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, और a जो है आपका सेंटर पॉइंट है और r जो है सपोज कीजिए कि रेडियस है,
और उससे हम जो है सर्कल ड्रॉ किए थे और रेडियस चेंज करके किसी गिवन सेंटर ए से नंबर ऑफ सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में कोई भी गिवन कर्व के लिए, ठीक है ना, आपका जो कर्व होता है और गिवन कर्व सी, एफ ऑफ जेड अपॉन क्या होता है, जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू, और ये कर्व कोई C1 है तो एफ ऑफ जेड अपॉन क्या होता है, जेड माइनस ए डी जेड। और इसको यदि पोलर फॉर्म में हम चेंज करें, पोलर फॉर्म में, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, फॉर एनी पॉइंट, फॉर एनी कर्व C1, फॉर एनी कर्व C1 के लिए अपने को मालूम है कि जेड माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, आर ई टू द पावर आई थीटा, और डी जेड क्या हो जाएगा, यही जो है आई आर ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम रख दें इसको, ठीक है ना, इसको यहाँ रख करके देखें क्या हो जाएगा। कर्व कोई है आपका C1 और ये एफ ए प्लस आर और ई टू द पावर आई थीटा, ठीक है ना, अपन क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए कितना हो गया आपका, आर ई टू द पावर आई थीटा इंटू आई आर ई टू द पावर आई थीटा और डी थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आई और C1 और फंक्शन ऑफ ए प्लस आर ई टू द पावर आई थीटा और डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर इन द लिमिटिंग फॉर्म, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, इन द limiting form, in the limiting form, as the given circle C1 shrinks to the point A, ठीक है ना, that is as r, that means radius tends to 0, देन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये आई आपका और एफ ऑफ ए डी थीटा, क्योंकि आर क्या हुआ, टेंड्स टू 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन और एफ ऑफ ए भी कांस्टेंट और डी थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई तक। दैट मीन्स व्हाट you can write here, that means कि f of z upon z minus a dz equal to 2 pi I function of a, that is function of a equal to क्या हो गया, 1 upon 2 pi I और कर्व C और f of z upon z minus a इंटू ये आपका डी जेड, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉची इंटीग्रल फार्मूला। दिस इज रिक्वायर्ड कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो आई थिंक अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे कि जो है कॉची थ्योरम क्या है, ठीक है ना। आपने एक बार कॉची थ्योरम का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है ना, लाइन इंटीग्रल के हेल्प से, और दूसरा आपने देखा कॉची इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा सा और जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा इसमें पार्ट है, छोटा सा पार्ट ये है कि ये एफ ऑफ ए है ना, इसका एफ डैश ऑफ ए भी निकाल सकते हैं, एफ डबल डैश ऑफ ए भी निकाल सकते हैं।
एफ ट्रिपल डैश इन जनरल हम निकालें तो ध्यान दीजिएगा क्या निकलेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो फार्मूला आपका निकला क्या निकला है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या निकला है, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 क्या है 1/2 पाई और इंटीग्रेशन फॉर एनी गिवन कर्व सी एफ ऑफ जेड माइनस ए डी जेड, ये निकला है। अब इसी के लिए हम एफ डैश ऑफ ए भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 1/2 पाई तो रहेगा ही 1/2 पाई, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ कर्व सी डेल अपन डेल ए से, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में ही हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डेल ए, और इधर क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड अपन जेड माइनस ए, ठीक है ना, डी जेड, दैट मीन्स कि 1 क्या हो गया 2 पाई, ठीक है ना, और कर्व, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ जेड ही रहेगा और जेड माइनस ए का डिनोमिनेटर का स्क्वायर डी जेड आ जाएगा कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, एफ डबल डैश ऑफ ए निकाल सकते हैं आप, ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसी तरह से सिमिलर वे में निकालते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2/2 पाई इंटीग्रेशन फॉर कर्व गिवन कर्व सी, फॉर गिवन कर्व सी, और एफ ऑफ जेड अपन जेड माइनस ए का क्यू डी जेड। उसी तरह से एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए निकाल सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन, आप मतलब कि जो है एन के लिए निकाल देते हैं डायरेक्ट, फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन 2 पाई और इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपन क्या हो जाएगा जेड माइनस ए टू द पावर एन माइनस 2 से 3 प्लस 1 डी जेड, ठीक ना। दैट मीन्स it follows that if a function f of z is known to be analytic on the simple closed curve C, then the values of the function and all of its derivative can be found at any point of C. Incidentally, we have established this analytic function, that means it possesses derivative of all order and these are themselves all analytic, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और आपसे हम क्या विदा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बोलता है इवेलुएट और इसमें कर्व कोई सी है और सी जो कर्व है वह क्या है सर्कल है। 99% जो आपके यूजी प्रोग्राम में, ठीक है ना, बीटेक में क्वेश्चन आते हैं वो किसके रहते हैं सर्कल के ही रहेंगे, ठीक है ना। डी जेड वेयर सी इज सर्कल, देन यू हैव टू फाइंड मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2 दिया है और मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1/2 दिया है, देन यू हैव टू इवेलुएट दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कितना ऐसे आसान है, ध्यान दीजिए। पहला जो आपको दिया है ये वाला पार्ट पहला, और इसको दूसरा मान लेते हैं। पहला क्या दिया है मोड ऑफ जेड इक्वल टू क्या है 2, ठीक है ना, मोड ऑफ जेड इक्वल टू क्या दिया है 2। तो यहाँ पर एफ ऑफ जेड जो है क्या है बेसिकली जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, क्योंकि अभी तो आप बता रहे हैं ना एफ ऑफ जेड अपन जेड माइनस 1, तो यही वाला कॉन्सेप्ट दिया है। तो एफ ऑफ जेड कितना है जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 और ए इक्वल टू क्या दिया है 1। तो यहाँ पर एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन दिस सर्कल, और सर्कल क्या है मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2, ठीक है ना,
मोड ऑफ जेड इक्वल टू 2 एंड ए इक्वल टू 1। ए क्या है, सेंटर है। तो बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला व्हाट डू वी कैन राइट हियर। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला, बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला आप क्या लिख सकते हैं, बाय कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या लिखेंगे, 1/2 पाई, है ना, अभी लिखे हैं, और एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू क्या, एफ ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1, है ना, दैट इज क्या, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 अपन जेड माइनस 1 और डी जेड इक्वल टू क्या, 2 पाई, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, वैल्यू निकल गया किसका, इसका कितना वैल्यू निकला, 2 पाई। देखिए कितना आसान है। दूसरा कंडीशन ये था आपका कि मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1/2 दिया है। इफ मोड ऑफ जेड इक्वल टू क्या दिया है, 1/2, यदि 1/2 दिया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 अपन जेड माइनस 1 इज एनालिटिक फॉर द गिवन कर्व सी। तो यहाँ पर जेड यदि 1/2 कर रहे हैं आप, तो कॉची थ्योरम इस पे ऊपर लगाएंगे, क्या, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 और जेड माइनस 1 डी जेड, से क्या हो जाएगा, 0 बाई कॉची थ्योरम। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि विद इन द कर्व, ये हमने कॉची थ्योरम में निकाला है कि विद इन द कर्व, ठीक है, विद इन द गिवन कर्व एफ ऑफ जेड वॉट एवर बी द फंक्शन विल बी 0। कब, जब ए जो है आपका क्या है, 1 है, तो 1 के ऊपर रहेगा तभी तो कुछ वैल्यू निकलेगा। 1 के नीचे जो भी कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ये अभी आपने निकाला है कॉची थ्योरम से। तो बाय यूजिंग कॉची थ्योरम यू कैन से, फ्रॉम कॉची थ्योरम यू कैन से इट विल बी 0, ठीक है। तो आई थिंक ये कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला दोनों ही आपको समझ में आया होगा। ये लाइन इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड है। अब इसके ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो हमने आपको दिखाए, कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए, ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन जो आपको समझ में आए, ठीक है ना। आई होप कि इसको अब आप बना सकते हैं। वंस अगेन आपको बता दें, इन सब फार्मूला को याद रखिएगा। विद इन द कर्व जो है ए इक्वल टू 1 यदि दिया है, तो इसके अंदर जो भी होगा वैल्यू वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप you will promote this channel, you will share this video, and also you will promote for subscription of this channel. Once again, thank you very much.